हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 18। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए सिर्फ 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट में एग्जाम हो चुके उनका मिक्स करके दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अभी तक 100 से प्लस बच्चों ने ले रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हो या आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि ये जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल, ऑप्शन डी है मार्शल। तो आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन करता है तो दूसरी तरफ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आर्थिक सिद्धांत से है कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है ये वस्तु ये है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता अन्य परिवर्तन हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानपत्र वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि ये होगा चाय की मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिसकाव। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति में दाहिनी ओर जाना दर्शाता है कि पन्ने पर एक मूल्य गिरा होगा। ये ऑप्शन बी है एक पन्ने के उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आया है। ऑप्शन सी आपका दिया है कि उपभोक्ता के आय में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोक्ता में आय में वृद्धि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है इसके द्वारा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक मूल्य सूचांक का मुख्य उद्देश्य इसमें आय परिवर्तन को मापना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल्यांक सूचांक का प्रमुख उद्देश्य आपका मुद्रा को स्थिर कीमतों एवं चालू कीमतों पर क्रय शक्ति का माप करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ किस उपाय कौन सा है। तो सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना आपका श्रेष्ठ उपाय हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता कब दी जाती है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। आवश्यक उत्पादन को निर्धन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, अन्यथा यदि उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो लोग उनके मूल्य नहीं चुका पाते हैं, वैसे लोगों को सरकार आर्थिक सहायता दी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है बचत मुद्रा आय का वो भाग है जो, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। विश्व व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर आपको 1% हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। वाशिंगटन, टोक्यो, जिनेवा या आपका ऑप्शन डी है वियना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनेवा में आपका विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा USA का आपका विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया आपका 4th रैंक पे आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जीवाश्मी ईंधनों का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता कौन है। तो विकासशील देश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकासशील देश। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई थी। दावोस में, डेट्रॉइट में, टोक्यो में या कैनबरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक तो आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, दावोस शहर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब श्रम की सीमांत उपयोगिता रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो आपका स्थिति क्या हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न बेरोजगारी कहा जाता है जब बेरोजगारी विशेषता आपके और विकसित देशों में कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है वो कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता उसे क्या कहते हैं।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष एक कर एक ऐसा कर है जो कि वस्तुओं के मूल्य को प्रभाव नहीं डालता है। इसके तहत निम्न करों को शामिल किया जाता है, जैसे आपका आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर, उपहार, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि नेस्डैक का नाम किसका है। आपको पूछ रहा है नेस्डैक आपका एक स्टॉक एक्सचेंज आपका अमेरिका का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। आपका जो नेस्डैक है ये अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर आपका करेंसी जो है शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश के समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, क्यूबा, वियतनाम, फ्रांस या चीन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है DSSP में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो गरीबों को आर्थिक सहायता में वृद्धि करना आपका उदारीकरण और भूमंडलीकरण उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि उदारीकरण भारत में कब स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा 1991 में आपका स्टार्ट हुआ था उदारीकरण और भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश के एक बंद अर्थव्यवस्था है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी चीन। तो उत्तर कोरिया आपका एशिया महाद्वीप का सामूहिक देश है। यहाँ पर तानाशाही शासन व्यवस्था है, आप सबको पता होगा, जहाँ पर उसका जो राष्ट्रपति है किम जोंग जिसका नाम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। आपको बताना कि इन चार ऑप्शन में किसका पूंजीवाद का अभाव देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सरकारी नियंत्रण। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजवादी समाज में होता है, आपको बताना है कि भारत में समाजवाद का उद्देश्य आपका 1956 की औद्योगिक नीति का स्टार्ट माना जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 1956। आप इस डेट को जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे अर्थव्यवस्था को धन माना जाता है, सूर्य की किरणें, माँ का मात्र या एक पेड़ की छाया या ऑप्शन डी आभूषण। तो आप सबको पता होगा आपका आभूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सोना भी कहते हैं, जो बहुत लोग इसको रखा रहता है अपने पास की जब जरूरत पड़ेगा, जिसको बेचकर अपना धन एक ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अंचल पूंजी है, करघा, जूट का रेशा, रंग या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करघा आपका एक अचल पूंजी मानी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास एवं समस्या से है। सभी करेंसी नोट 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं इसके द्वारा। इस सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में और आपका DSSP में पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी जितने आपके करेंसी नोट होते हैं सब आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग आपका पूर्ण लोच हो जाए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 में केवल 10.8% थी, जबकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये प्रतिशत आपका 27.8% हो गई है। यहाँ आप देख सकते हो कितनी प्रतिशत आपका इजाफा हुआ है। तो टोटल आपका 17% आपका इजाफा देखा गया है आपके नगरीय जनसंख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जिसे हम NPP 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या किस वर्ग में अस्थायित्व प्रदान करता है। इसका राइट आंसर आपका 2045 हो जाएगा। नई जनसंख्या नीति केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को लागू की थी। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा कि नई जनसंख्या नीति आपका केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को लागू की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है। आपको बताना है कि जनसंख्या की वृद्धि में कौन इसके रास्ते में आती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक विकास आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP के नाम से जानते हैं का सबसे बड़ा संगठक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा जब 2009-10 में इसका आर्थिक समीक्षा किया गया था तो उसके अनुसार GDP में तीनों क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है। प्राइमरी में आपका 14.6%, प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में 28% और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था 56.6%। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि। आपको बताना है कि एक देश की राष्ट्रीय आय तब बढ़ेगी जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। आपका कृषि उत्पादन आपके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए बिना कृषि के आप देश आपका आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहा जाता है कि कृषि इंडिया काफ़ी उस पर डिपेंड करता है, इसलिए हर देश में कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। आपको बताना है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय कैसे उसकी गणना की जाती है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखिएगा, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर आपकी प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। आप इसे जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिवारिक क्षेत्र, भारत में अधिकांश बचतें गृह क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। इस क्षेत्र में कुल 3/4 लगभग बचत की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत लोक स्वास्थ्य पर खर्च होता है? ये सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा। 2004-05 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% आपका लोक स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जबकि 2021 की बात की जाए तो 1.02% खर्च किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में साक्षरता दर 75% कर देने की उम्मीद है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जब तक इसमें भारत ने इसे मिशन को हासिल भी कर लिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था में कोई हानि को पूरा करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंत्योदय योजना आपके निर्धनतम की सहायता के लिए, मतलब जो गरीब है, जिनकी ज़रूरत है, मतलब ज़मीन की या धन की या किसी सहायता की, उनके लिए अंत्योदय योजना लाया गया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। उनके क्षेत्र जन्मदिन पर ये आपका योजना शुरू किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्टार्ट कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक सवृद्धि दर कितनी रखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी आपका राइट आंसर होगा। गैर खाद्य फसल ये है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन गैर खाद्य फसल है। तो आप सबको पता होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो आपका चाय है ये एक गैर खाद्य फसल है। इसमें कपास, गन्ना, पटसन को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि गैर खाद्य फसल में आपका चाय, कपास, गन्ना और पटसन को शामिल किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है? इस मिश्रित खेती आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही खेत में एक से अधिक फसलें को उगाना, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती आपको अधिकांश भाग में आपको क्या बोलते हैं, झारखंड में और आपका मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि औसत नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा। भारत में औद्योगिक नीति 1956 के तहत उद्योग को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1956। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग का कल परसों पेपर है शायद, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा और आप सबको ऑल ऑफ द बेस्ट कि आपका सबका पेपर अच्छा जाए। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग का डेट जो है, आप लोग जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, आप लोग का जो बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती है उसकी आज की डेट निकल भी चुकी है कि आपका नवंबर में पेपर होगा। मैं तब से कह कर आ रहा था कि आप लोग सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर। ये एग्ज़ाम आप कैसे भी क्वालिफाई कर लो, क्योंकि आपका बीपीएससी जो है पेपर आपको नवंबर में ले लेगा। इसलिए आपको जो 2 दिन टाइम है, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और इस एग्ज़ाम को स्टेट को क्वालिफाई कर कर अपना सीट को कंफर्म करो और बीपीएससी एग्ज़ाम देकर अपना एक जॉब लेकर आराम से बैठो। क्योंकि ऐसा शानदार मौका कभी नहीं मिलने वाला कि इसी साल आपका जॉब हो जाए और इसी साल आप 50-60 हज़ार सैलरी उठाए। इससे शानदार मौका कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लो। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है आप 100 रुपये देकर प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके प्रीवियस ईयर प्लस क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है किस में? आपको बताना है कि भारत में लोगों की अधिकांश संख्या किस फील्ड में लगी हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें टोटल 54% आपका कुल जनसंख्या का लगभग 54% आपके प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ उद्योग बीमार होने का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में जी रवि रामकृष्ण की अध्यक्षता में की गई थी। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक गैर आर्थिक सामान है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका गैर आर्थिक सामान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्र का पानी आपका कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए एक ये गैर आर्थिक सामान माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया के राज्य में भारतीय उद्योग का पतन किस कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात आपका भारतीय उद्योग का पतन माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक मार्क का क्या शामिल नहीं है। आपको बताना है कि एक मार्क में किस में शामिल नहीं है। मसाले में एक मार्क का आपका सिंबल आपने देखा होगा, जो एक आप जो पैकेट खरीदते हो उसमें एक मार्क का सिंबल लगा होता है। तो मसाले में नहीं होता है, या मधु में नहीं होता है, गेहूँ में या सरसों के तेल में। आप इसको याद रखिएगा। आपका जो मधु होता है, जो जिसे हम मध कहते हैं, उसमें आपका एक मार्क का सिंबल नहीं लगा रहता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके विदेशी व्यापार से देखेंगे। व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर है। आपको बताना है कि व्यापार शेष का अर्थ किन के बीच का एक अंतर माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका निर्यात और आयात के बीच के अंतर को हम व्यापार शेष मानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयात का सबसे बड़ा संगठक कौन है। तो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय आय का सबसे बड़ा संगठक आपका पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जिसका आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल प्रतिशत आपका 22% आपका भारत में उसको इंपोर्ट किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का क्या तात्पर्य समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है कि इनमें शामिल हुए परिवर्तन का मापना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। थोक मूल्य निर्देशांक का संकलन उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यकाल में साप्ताहिक स्तर पर होता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक आपका पहला जो सूचकांक निकाला गया था वो 10 जनवरी 1942 को शुरू हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, इस डेट को 10 जनवरी 1942 को पहला मूल्य सूचकांक आपका इससे निकाला गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रय शक्ति क्षमता, जिसको पीपीपी के नाम से जानते हैं, मामले में भारत की क्रम संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 ए हो जाएगा। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के मामले में भारत का स्थान चौथा है। प्रथम तृतीय स्थान पर आपका अमेरिका है, पहले स्थान पे, सेकंड पे आपका जापान और थर्ड पे आपका चीन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप एक वर्तमान समय में अनुसार बात की जाए तो भारत का तीसरा स्थान है, चौथा पे आपका चीन चला गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य है कि जनसंख्या को किस वर्ष स्थिर कर देना है। आपको बताना है कि भारतीय जनसंख्या किस साल तक भारतीय जनसंख्या को स्थिर कर देना है, मतलब उसे रोक देना है कि जनसंख्या को और ज़्यादा वृद्धि नहीं जाए। तो अभी हमने पढ़ा 2045 तक भारत का एक टारगेट है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। आप एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपका कृषि आता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि तृतीय की बात की जाए, तृतीय में आपका विनिर्माण निर्माण तथा तृतीय क्षेत्र में आपका होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा इत्यादि शामिल किया जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूंजी निर्माण की उच्च दर आपका विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित अभिसूचक जो इंडेक्स होता है विकसित किया गया किसके द्वारा। आपको बताना कि हरित अभिसूचक इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर आपका विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका स्थापना 2001 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी। 3 वचनों का शामिल करते हैं, जिसमें आयु, समविता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। मेरे हिसाब से सामाजिक असमानता इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है। इस सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार पर विश्वास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो उपभोक्ता अधिकार नहीं है। तो आपको पता होगा सूचना का अधिकार आपका एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं माना जाता। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमंडलीयकरण आपका राइट आंसर होगा, जिसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानना कब से बंद कर दिया गया है। ये सवाल आपके DSSB में पूछा जा चुका है, आप इसको याद कीजिएगा। राइट आंसर 1978 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं भी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा जाए, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम नवंबर में है, और आप लोग के लिए बहुत जल्द BPSC टीचर 2.0 का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट किया जाएगा बहुत जल्द। मैं सोच रहा हूँ कि 15-16 से आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करो कि आपका जितना जल्दी हो सके आपका क्लास स्टार्ट हो, और आप लोग जल्दी से स्टेट क्वालिफाई कर आप लोग BPSC टीचर को ज्वाइन कीजिए, उससे एग्ज़ाम पास कीजिए और नौकरी जल्दी लीजिए। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो वीडियो के अंत में कमेंट कर सकता है, उनको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।